गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है पढ़ाई? आज हमारा ये जो लेक्चर है बच्चों, ये इवनिंग में 8:30 बजे हो रहा है। और आपको पता है रमजान का महीना चल रहा है, टाइम मिलता नहीं है, लेकिन आज मैं चाहता हूँ आपकी पढ़ाई इंटरप्ट नहीं हो, तो इसलिए जब मौका मिलता है आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। आज जो हमारा नया टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट माना जाता है, और नाम है बच्चा इसका केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्य। ये चैप्टर पे हमारा डिस्कशन होगा बच्चों, और इस क्लास के एंड में पॉसिबल हुआ तो हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। वो जो हमारा ड्यू पॉइंट, या किसी बच्चे ने कहा था कि सर वो बताना है एक बार कैलकुलेशन दोबारा, तो हम लोग बताएंगे। ठीक है बच्चों, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम लोग ये पढ़ लें बच्चों के एक्चुअल में रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया की बात यूं कहें बच्चों, हम लोग आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो परिवर्तन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और एक होता है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फर्क इतना सा है, जैसे मान लीजिए आपके सामने मार्कर है, मैंने इसको खोल दिया, वापस बंद कर दिया, फिर खोल दिया, फिर बंद कर दिया, तो यूं कह सकते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में लौट सकता है, रिकवर हो सकता है, कहा जाता है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वेपर में, वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, बर्फ को हीट करते हैं तो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर उसको हम लोग कूल करते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो वापस पानी और बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन अगर मान लीजिए इस पेन को तोड़ दिया जाए यहाँ से, तो फिर ये पहले जैसा फ्रेश पेन नहीं बनेगा। तो कह सकते हैं ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौटता है, क्या कहलाता है बच्चों? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे किसी भी चीज का जलना, दहन। तो यूं कह सकते हैं, सीधी सीधी सी बात हो गई कि परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। और जो पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आया बच्चों? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 2 mg, और मैंने इसको हीट कर दिया, जला दिया बच्चों, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या बन गया? 2 mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो के इधर लिखा हुआ है वो क्या कहलाता है बच्चों? क्रियाकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं बच्चों। और जो इधर लिखा जाता है ये कहलाता है आपका क्रियाफल, या दूसरा नाम बोलते हैं इसका हम लोग बोलते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक आपस में क्रिया करके क्रियाफल बनाते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। और जो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो दो पार्ट में बांटा है। एक होती है बच्चों अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन, और दूसरी होती है बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया? किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन होगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी। रासायनिक अभिक्रिया में जो एरो के इधर लिखे जाते हैं क्रियाकारक, रिएक्टेंट कहलाते हैं, उधर लिखे जाते हैं वो क्रियाफल या उत्पाद कहलाते हैं। और अगर अभिक्रियाओं की बात करें दो प्रकार की होती है, एक होती है बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। हम लोग एक एक के बारे में बात करेंगे बच्चों। फर्स्ट हेडिंग डालिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। लिख लिया बच्चों? हमारे पास में हेडिंग है अनुत्क्रमणीय
अभिक्रिया, इरिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ एक रिएक्शन लिखी 2KClO3 हीट किया, बन गया 2KCl प्लस 3O2। इसको यूं समझिए कि अगर मान लीजिए इसको यूं कहा जाए कि हमने किसी मैग्नीशियम के फीते को जला दिया, तो अब मुझे बताओ क्या वापस मैग्नीशियम का फीता बना सकते हो आप? नहीं बना सकते। तो यूं कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो केवल एक दिशा में चलती है, अर्थात क्रियाकारक से क्रियाफल तो बना सकते हो आप, लेकिन क्रियाफल से क्रियाकारक नहीं बना सकते। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट बट प्रोडक्ट डज नॉट कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। जिसमें क्रियाकारक से उत्पाद तो बनेगा लेकिन उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बनेगा, ये कहलाती है आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे जितनी भी जो उदासीनीकरण वाली अभिक्रियाएं होती हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है बच्चों, वो सारी के सारी अभिक्रियाएं होती हैं आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। या यूं कह सकते हैं जितनी भी रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया जो होती है बच्चों, वो भी होती है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी तरीके से यूं कह सकते हैं बच्चों, रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया मोस्ट ऑफ। और फिर उसके बाद में तीसरी है बच्चों आपकी जो दहन है, अभी आपने जलाया था बताया था, तो ये अभिक्रियाएं कहलाती हैं आपकी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। खास बात क्या है बच्चों, अगर हम लोग कहें कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो पहली बात तो ये बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं केवल एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, मतलब अग्र दिशा में चलती हैं। हमेशा खुले पात्र में संपन्न होती हैं, खुले पात्र में संपन्न होती है। तीसरी बात, इनमें साम्य स्थापित नहीं किया जा सकता। आपको वैसा साम्य भी क्लियर तो किया ही नहीं, हो जाएगा क्लियर। टॉपिक का नाम भी ये था, चैप्टर का नाम भी यही है, रासायनिक साम्य। तो साम्य किसी चीज का नाम है, वो स्थापित इसमें नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात कहें कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल अग्र दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, खुले पात्र के अंदर होती है, साम्य स्थापित नहीं किया जा सकता है बच्चों इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उत्क्रमणीय अभिक्रिया की, हेडिंग लिखी है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, हेडिंग लिखिए बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए बच्चों, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताऊं आपको, जो आपने देखा भी है, सुना भी है, ठीक है। ये क्या लिखा है मैंने? अभी नहीं कह सकते कुछ, अब बताइए। बिल्कुल सही है, बर्फ। हीट कर दिया, अब क्या बन गया? बोलिए। यस, पानी, जल बन गया। फिर हीट किया, क्या बन गया? बोलिए। यस, वाष्प। ठंडा किया, जल। ठंडा किया, जल। तो यूं कह सकते हैं बच्चों, सिंपल सी बात है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं,
इसको बोलते हैं बच्चों, इस डायरेक्शन को बोलते हैं हम लोग अग्र दिशा, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इसको हम लोग हमेशा कल बोलेंगे RF के नाम से, याद रखना आप लोग। ये बोलता है, इसको कहते हैं हम लोग प्रतीप अभिक्रिया, प्रतीप अभिक्रिया, इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग RB से लिखेंगे। तो यूं कह सकते हैं ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, अग्र दिशा में तथा प्रतीप दिशा में, कहलाती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। या यूं भी कहा जा सकता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया इसमें क्रिया कारक से क्रियाफल तथा क्रियाफल से क्रिया कारक प्राप्त किया जा सकता हो, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज बैकवर्ड रिएक्शन, इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ में आ गई बच्चों आपको? इसके अंदर इसको इस एरो से शो करते हैं। आगे वाला जो हाफ एरो होता है वो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, अग्र दिशा को शो करता है, और हाफ एरो जो है इसकी बैकवर्ड डायरेक्शन को शो करता है, इसकी प्रतीप डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन को शो करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? अगर मैं इसके अंदर शर्त की बात करूं कि किस कंडीशन में अभिक्रिया होती है, तो पहली बात तो यह बच्चों, ये हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है, बंद पात्र में ही संपन्न होती है। ठीक है बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन क्लोज्ड वेसल ऑलवेज। दूसरी बात करें बच्चों इसके अंदर तो इसके अंदर ये दोनों दिशाओं में, कौन कौन सी में, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड, अग्र तथा प्रतीप, दोनों दिशाओं में चलती हैं। और तीसरी खास बात क्या है बच्चों? और तीसरी बात यह है इसके अंदर कि इनमें, जैसा कि चैप्टर का नाम है, साम्य स्थापित किया जा सकता है। तो खास बात यह है कि जो चैप्टर है ना, बेसिकली बेस्ड ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन, सीधी सीधी सी बात है। इसमें यह पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की शर्त है हमेशा बंद पात्र में संपन्न होती है। एग्जाम्पल और भी लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल N2 + 3H2 = 2NH3, PCl3 + Cl2 = PCl5, 2SO2 + O2 = 2SO3। These are the examples of reversible reaction। तो यूं कह सकते हैं ऐसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती है, अर्थात इनमें क्रियाकारक से क्रियाफल तथा क्रियाफल से क्रियाकारक प्राप्त किया जा सकता है, बंद पात्र में संपन्न होती है, साम्य स्थापित किया जा सकता है। फिर वही क्वेश्चन आके रुका कि व्हाट इज साम्य, इक्विलिब्रियम क्या है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बच्चों रासायनिक साम्य। हेडिंग लिखिए रासायनिक साम्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। हेडिंग है रासायनिक साम्य, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको यूं समझिए बच्चों कि मान लीजिए सपोज आपने H2O लिया, सॉलिड फॉर्म में लिया, अरे हाँ वही बर्फ, और फिर आपने क्या किया, इसको हीट करना चालू किया। ठीक है, और जब हीट करना चालू किया आपने, तो ये कैसे बदलेगा, किस बदलेगा, लिक्विड, मतलब जल में बदल जाएगा। सपोज आपने ये जो बर्फ का टुकड़ा लिया था, ये 500 ग्राम का लिया आपने, और टाइम स्टार्ट कर दिया नाउ 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट। मान लीजिए 4 मिनट बाद ऐसा होता है कि
H2O जो होता है वो 250 ग्राम आपका बन जाता है। तो इधर कितना रह जाएगा, इसको यूं इनिशियली यूं समझ सकते हैं आप लोग। 500 ग्राम लिया, अभी ये 0 जल बना नहीं, आपने ठंडा किया, मान लीजिए ये 100 ग्राम हुआ, ठीक है, इधर 100 ग्राम बन जाएगा, इधर कितना रह जाएगा 400, मान लीजिए इधर 200 बना, इधर कितना रह जाएगा 300, इधर 250 बना, इधर कितना रह जाएगा 250। क्या पानी, जल और बर्फ, आइस, क्या दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी क्या बच्चों? इसी को बोलते हैं हम लोग रासायनिक साम्य या केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं ग्राफ के माध्यम से अगर आपको मैं समझाऊं तो ये दर किसकी है, क्रिया कारक, या यूं कह सकते हैं क्रियाफल में परिवर्तन की दर है, ये परिवर्तन की दर। ठीक है बच्चों, ये है आपका समय। बताइए पहले क्रिया कारक की बात करें तो बताइए क्रिया कारक धीरे धीरे घटेगा क्या? देखो नजर आ रहा होगा आपको, पहले कितना था 500, फिर 400, फिर 300, फिर 250, डिक्रीज हो रहा है क्या? यस, ग्राफ बनाते हैं डिक्रीज हो रहा है। लेकिन क्या मेरे पास प्रोडक्ट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है क्या? उत्पाद पहले कितना था 0, फिर 100, फिर 200, फिर 250। क्या मतलब क्या है भाई, क्या मतलब ये है क्या कि मेरे पास में क्रियाफल धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्रियाकारक धीरे धीरे घट रहा है, और एक समय ऐसा आता है जब क्रिया कारकों की सांद्रता क्रियाफलों के बराबर हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं रासायनिक साम्य। अर्थात किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता धीरे धीरे घटती है, जबकि क्रियाफलों की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है, और एक समय ऐसा आता है जब क्रिया कारकों की सांद्रता क्रियाफलों की सांद्रता के बराबर हो जाती है। अर्थात इसमें अग्र अभिक्रिया वेग, फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन के इक्वल हो जाती है। अर्थात अग्र अभिक्रिया वेग प्रतीप अभिक्रिया वेग के बराबर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रासायनिक साम्य। बात समझ आ गई बच्चों आपको? ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, इस ग्राफ को ऐसा भी लिया जा सकता है, ऐसे ऐसे। तो यहां ये जो पॉइंट है आपका, ये साम्य कहलाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, याद रहेगा आपको, दोनों तरीके के ग्राफ पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल और वो भी पॉसिबल है। साम्य का मतलब होता है क्रिया कारक क्रियाफलों के बराबर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम या रासायनिक साम्य। अगर रासायनिक साम्य की शर्त की बात करें कि रासायनिक साम्य हमेशा कहाँ होगा, तो खास बात है हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में प्राप्त हो सकता है। रासायनिक साम्य को केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में प्राप्त किया जा सकता है, मतलब वो अभिक्रियाएं जो बंद पात्र में चलेगी, कह सकते हैं इक्विलिब्रियम कैन बी टेक्स प्लेस। ये ध्यान रखना। रासायनिक साम्य की खास बात होती है कि इसमें अग्र अभिक्रिया वेग जो होता है वो प्रतीप अभिक्रिया वेग के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद होने चाहिए, हर एक पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में यूं कहें कि इसके अंदर क्रिया कारकों की सांद्रता, क्रिया कारकों की सांद्रता इक्वल होती है क्रियाफलों की सांद्रता के, क्रियाफलों की सांद्रता के। ये ध्यान रखना, क्रिया कारकों की जो सांद्रता होगी वो हमेशा बराबर किसके होगी, क्रियाफलों की सांद्रता के बराबर होती है। अगर बच्चों आप रिएक्शन के अंदर ताप, दाब और सांद्रता, अगर आप अभिक्रिया के अंदर ताप, दाब और सांद्रता अगर इसमें कोई परिवर्तन नहीं करें तो ये अनंत समय तक चलता है, अनंत समय तक, मतलब इनफाइनाइट टाइम तक ये कंडीशन सेम रहेगी, क्रियाकारक क्रियाफल बराबर। अगर आप टेम्परेचर चेंज नहीं करते, प्रेशर चेंज नहीं करते, और अगर आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करते, ताप दाब सांद्रता अगर चेंज नहीं करते हैं, तो यह अनंत समय तक चलता है। खास बात ये बच्चों, रासायनिक साम्य जो होता है बच्चों,
इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो मुक्त ऊर्जा होती है डेल जी, उसकी वैल्यू 0 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना बच्चों कि गिब्स ऊर्जा का जो मान होता है, मुक्त जो ऊर्जा होती है उसका मान कितना होता है, 0 होता है। खास बात यह है बच्चों इसके अंदर कि इसके अंदर अगर हम लोग उत्प्रेरक ले लें काम में, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्प्रेरक की उपस्थिति के अंदर क्या होता है बच्चों, साम्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है, साम्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखें बच्चों। और एक पॉइंट और इसके अंदर कि इसके अंदर हम लोग साम्य अवस्था पर इसका जो रंग होता है, इसका जो घनत्व होता है, इसका जो दाब होता है, इसका जो आयतन होता है, ठीक है बच्चों, इसकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है बच्चों, ये फिक्स होती है। जो कह सकते हैं साम्य पर रंग, घनत्व, दाब, आयतन और सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें डेल जी की वैल्यू 0 होती है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और इसमें क्रियाफलों की सांद्रता क्रियाफल कारकों के बराबर होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। अनंत समय तक चल सकता है, शर्त यह है कि ताप, दाब और सांद्रता क्या होनी चाहिए बच्चों, क्या होनी चाहिए बताइए। ये अगर हम लोग इसमें चेंज नहीं करते हैं तो ये अनंत समय तक चल सकता है। ये कहलाता है आपका रासायनिक साम्य। बात समझ में आ गई। अब रासायनिक साम्य की बात करें बेटा हम बच्चों, हम लोग आगे, तो रासायनिक साम्य होते कितने टाइप के उसके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा दिया जाए। जैसा कि हमें पता है कि अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, भौतिक रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अगर जो भौतिक अभिक्रियाओं में साम्य होगा उसको बोलेंगे भौतिक साम्य अवस्था, और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में होगा उसको बोलेंगे रासायनिक साम्य अवस्था। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ये कह सकते हैं भौतिक अभिक्रियाओं में स्थापित साम्य को भौतिक साम्य अवस्था कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रियाओं में स्थापित होने वाले साम्य को रासायनिक साम्य कहा जाता है। भौतिक साम्य का मतलब क्या है? मतलब भौतिक साम्य का मतलब है, आपको पता है भौतिक अवस्था कौन कौन सी होती है? ठोस होती है, और कौन सी होती है? द्रव होती है, और कौन सी होती है? गैस होती है। तो ठोस और द्रव एक ऐसा टाइम आ जाए, एक ऐसा पॉइंट जिस पर सॉलिड और लिक्विड दोनों की कंसेंट्रेशन इक्वल हो जाए तो ठोस द्रव साम्य कहलाएगा। जैसे H2O को आपने थर्मस के अंदर रखा, सॉलिड को, ठीक है, H2O लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये भी आपने क्या किया बच्चों, ये भी थर्मस में रखा, ठीक है। जैसे हम लोग नोट करेंगे 273 केल्विन टेम्परेचर, 273 केल्विन ताप पर उस थर्मस के अंदर क्या होगा बच्चों, उसका जो गलनांक होगा, उसका जो हिमांक होगा इक्वल होगा। मतलब कह सकते हैं उसमें बर्फ जितना होगा उतना ही पानी होगा। द क्वांटिटी ऑफ आइस क्यूब एंड water will be equal at the 273 Kelvin temperature and it will be known as melting point as well as freezing point। वो उसका गलनांक भी होगा और वो उसका क्या होगा, हिमांक भी होगा। और हिमांक गलनांक की परिभाषा अगर आपको कहे तो यूं कह सकते हैं एक ऐसा ताप, निश्चित ताप जिस पर, एक वायुमंडलीय ताप पर, जिस पर यूं कह सकते हैं पदार्थ की ठोस और द्रव अवस्था दोनों समान अवस्था में पाई जाती है, समान मात्रा में पाई जाती है, या साम्य अवस्था में पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों, साम्य अवस्था हिमांक और गलनांक कहते हैं। इसके अलावा द्रव किस में कन्वर्ट होगा? गैस के अंदर। तो यूं कह सकते हैं आप, इसको यूं कहा जा सकता है कि अगर आपने H2O लिया लिक्विड और आपने गर्म किया, क्या होगा बच्चों, H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर आप 1.013 ATM एक वायुमंडलीय दाब लें, ठीक है बच्चों, तो एक वायुमंडलीय दाब पर क्या होता है कि आपका लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यूं कह सकते हैं कि इसकी लिक्विड और गैसेस अवस्था बराबर होती है, समान होती है, साम्य में होती है। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों
भौतिक साम्य। और तीसरा है कि हो सकता है कि ठोस डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस के अंदर। इसका एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड नौसादा। ठीक है बच्चों, तो यूं कहा जा सकता, सीधी सीधी सी बात हो गई कि जब भौतिक अवस्थाओं के बीच में कंसंट्रेशन सेम रहती है, अभिक्रियाओं की दर समान होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक साम्य अवस्था या भौतिक साम्य। रासायनिक साम्य की बात करें तो आप जानते ही हो, अभी मैंने बता दिया आपको कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जब क्रियाकारकों की सांद्रता क्रियाफलों के बराबर हो जाती है तो इसे कहा जाता है बच्चों आपका रासायनिक साम्य। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर हो गया? रासायनिक साम्य के बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो आता है रासायनिक साम्य को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक साम्य को कौन कौन से कारक है जो इफेक्ट करते हैं? इसमें नंबर ए है बच्चों सांद्रता। सांद्रता किसकी बच्चों? दोनों की ली जा सकती है। किस किस की? क्रिया कारक की और क्रियाफल की सांद्रता। क्रिया कारक और क्रियाफल की सांद्रता। दूसरी बात करें बच्चों इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर लिया जा सकता है ताप, तीसरा लिया जा सकता है बच्चों दाब, और चौथा लिया जा सकता है इसके अंदर उत्प्रेरक। तो यूं कह सकते हैं बच्चों कि कोई रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो रासायनिक साम्य है वो निम्न चार बातों पर डिपेंड करता है। कौन कौन सी है? सांद्रता, ताप, दाब और उत्प्रेरक। समझ में आ गया बच्चों? हेडिंग लिखिए रासायनिक साम्य पर सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एट केमिकल इक्विलिब्रियम। दो बना लीजिए इसके अंदर, शॉर्ट दे देता हूं मैं आपको। ये क्रिया कारक है और ये क्रियाफल है। क्रिया कारक के अंदर भी दो बना दीजिए, क्रियाफल में भी दो बना दीजिए। क्या मतलब है कि जब जब क्रिया कारकों की सांद्रता बढ़ाओगे साम्य बढ़ेगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, घटाओगे तो घटेगा। क्रियाफल के अंदर बात करें, इसको अगर बढ़ाओगे घटता है, घटाओगे तो बढ़ता है। बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें सांद्रता के बाद में ताप की बात करें बच्चों, और वैसे भी आप जानते हो H2O सॉलिड है आपका, या ये छोड़ो ये वाला एग्जांपल ले लो, N2 + 3H2 = 2NH3। तो जब जब आप इन दोनों की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो जब जब क्रिया कारक सांद्रता बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ती है, घटाते हैं तो घटती है। ठीक है, तो सामने भी बढ़ता है और घटता है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में सेकंड पॉइंट पढ़ने से पहले एक चीज और है बच्चों, वो थोड़ा सा देख लो। ताप पढ़ने से पहले साम्य की प्रकृति को देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा था साम्य की प्रकृति, कि साम्य किस प्रकृति का होता है, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, साम्य की प्रकृति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक केवल इसका ये याद कर लो कि साम्य गतिक प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? गतिक। तो इसको यूं समझ लो कि आपने क्या किया, ये लिया CH3COOC2H5, क्या है बच्चों? वेरी गुड, एस्टर है। आपने इसका अपघटन कर दिया, क्या बन गया? एसिटिक एसिड और एथेनॉल, ये तो बना। गतिक प्रकृति का मतलब क्या है? धीरे धीरे ये घटेगा। मान लीजिए 500 लिया, ये बढ़ेगा, एक समय जैसा आएगा जब ये 250 और ये 250 हो जाएगा, मतलब दोनों की सांद्रता बराबर हो जाएगी। तो क्या उस टाइम पे रिएक्शन रुक जाएगी? क्या रिएक्शन नहीं चलेगी उसके बाद में? ये कहता है कि नहीं, रिएक्शन चलती रहती है। जितनी स्पीड से रिएक्टेंट क्रिया कारक उत्पाद में बदलता है उतनी ही स्पीड से उत्पाद टूट करके वापस क्रिया कारक में बदल जाता है। इसको यूं समझिए आप कि
अगर मान लीजिए एक मजदूर एक ईंट की दीवार बना रहा है और एक दूसरा मजदूर उसको नीचे से ईंट ला ला के उसको फर्स्ट फ्लोर पे दे रहा है, तो जितनी स्पीड से वो ईंट लगा रहा है उतनी स्पीड से वो ऊपर ला रहा है सपोज। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे बाद वो 500 ईंट लगाता और 500 ईंट वो नीचे लगे डालता, लगता है आपको कि उसने ईंट लगाई नहीं। दीवार की हाइट देख के तो लगेगा कि उसने ईंट दीवार में लगाई है, लेकिन जब प्रोडक्ट देखेगा तो देखेंगे भाई 500 पहले भी 500 यहाँ पड़ी हुई थी और अब भी 500 पड़ी हुई है। तो कहना मतलब ये है कि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की दर और यूं कह सकते हैं रिएक्टेंट के डिसोसिएशन की दर, अपघटन की दर और फॉर्मेशन की दर जब बराबर हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं कि अभिक्रिया के अंदर साम्य हो गया। लेकिन खास बात यह कि रिएक्शन चलती रहती है लेकिन एहसास नहीं होता है, ऐसा लगता है रिएक्शन रुक सी गई है। इसका आपको मैं एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल दे देता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको तो इतना याद रखना है कि रासायनिक प्रकृति, रासायनिक साम्य की जो प्रकृति होती है वो गतिक होती है। अगर इस एस्टर के अंदर ही मान लीजिए हम लोग इसके कंसंट्रेशन बढ़ा दें और अगली बार मान लीजिए 500 था, 500 और एस्टर डाल दें इसमें 500 ग्राम, लेकिन 500 ग्राम जो अब एस्टर डालेंगे हम लोग उसके अंदर हमने क्या किया कि ये जो कार्बन था, ये वाला जो कार्बन था, ये जो कार्बन था ये इसका हम लोगों ने क्या किया समस्थानिक ले लिया, कार्बन 14 वाला ले लिया। तो पता ही लगेगा कि जब हम लोग रिएक्शन के अंदर देखेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड और एथेनॉल जो बनेगा उसके अंदर ये कार्बन 14 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन चलती रहती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो जाती है, तो हमें लगता है रिएक्शन रुक सी गई है लेकिन रुकती नहीं है। इसे ही कहते हैं कि रासायनिक साम्य गतिक प्रकृति का होता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल या इसका प्रायोगिक सिद्धता आपको याद नहीं करनी है। यस, वापस आ जाइए। साम्य को प्रभावित करने वाले कारक की बात कर रहे थे, पहला था सांद्रता, ठीक है बच्चों, दूसरा है ताप। ताप वैसे तो आप जानते हो कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए ताप बहुत इंपॉर्टेंट है और टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाते हैं रिएक्शन में, रिएक्शन उतनी ज्यादा बनती है, प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनता है। अब यहाँ पर एक खास बात आपको जो ध्यान रखनी है बच्चों, वो ये ध्यान रखनी है बच्चों कि अभिक्रियाएं भी दो टाइप की होती हैं, आपको पता है, तो एक्सोथर्मिक होती है और एक एंडोथर्मिक होती है। मतलब एक तो होती है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी, और दूसरी होती है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है और एक्सोथर्मिक होता है ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो यहां भी इसी की तरह आप 2 पॉइंट याद करेंगे बच्चों, ठीक है। अगर ऊष्मा शोषी विक्रियाओं के अंदर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो ये बढ़ता है, घटाते हो तो ये घटता है, क्योंकि ऊष्मा शोषी में ताप का अवशोषण होता है, मतलब टेम्परेचर चाहिए, आपने दे दिया तो रिएक्शन खुश हो जाएगी, मतलब स्पीड से चलेगी। ठीक है बच्चों, घटा दिया तो नाराज हो जाएगी, कम स्पीड से चलेगी। क्षेपी में क्या पहले ही एनर्जी निकल रही है, आपने और दे दी, बढ़ा दी तो क्या होगा, घट जाएगा, आपने घटा दी तो क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा। बात समझ आ गई, बोलिए, क्लियर हो गया। उसके बाद में थर्ड लिख लीजिए बच्चों इसके अंदर, उत्प्रेरक। बताइए बच्चों, उत्प्रेरक क्या होता है, आप सब जानते हो, उत्प्रेरक हम लोग पढ़ चुके हैं। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को के वेग को परिवर्तन कर देते हैं, स्वयं अपरिवर्तित रूप से बच जाते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन उसकी स्पीड को बढ़ा और घटा सकते हैं। बात समझ आ गई बच्चों। अच्छा, खास बात ये होती है बच्चों उत्प्रेरक के अंदर कि ये साम्य को प्रभावित नहीं करते, बस ये एक फायदा ये कर सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर साम्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यूं कह सकते हैं कि आपके पास में अगर उत्प्रेरक है बच्चों तो रासायनिक साम्य को शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई बच्चों, कर लिया इसके अंदर, चलें आगे। तो बच्चों ताप के बाद में अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारकों का, अगले कारक पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर बच्चों, ठीक है। अभी आपको जितना पढ़ाया गया उसको देख लीजिए गौर से, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या है कि अगले जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, चूंकि कैलकुलेशन वाले चैप्टर हैं, इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह ज़्यादा करने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों, तो उसका भी आपको फोकस रखना है। दूसरी बात यह है कि अब तक जितने चैप्टर्स हो गए हैं उसका रिविजन आपको करना है, ठीक है बच्चों। कौन कौन से हो गए हमारे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पूरा हो गया है बच्चों, इसके हमने 4 लेक्चर किए हैं, चारों लेक्चर आपको ढंग से देखने हैं,
उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, डाउट आते हैं तो मैसेज करना है। उसके अलावा हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा कर लिया है बच्चों हमारा। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को जितने भी डाउट्स हैं, कोई दिक्कत है, वो क्वेश्चंस कर सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद में फिर हम लोगों ने अगला जो चैप्टर किया था बच्चों, वो कौन सा चैप्टर किया था बताइए। उसके बाद में हम लोगों ने किया था पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल आपको ढंग से देखनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर की हमारे पास में कितने लेक्चर है बच्चों, 5 लेक्चर हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, ठीक है। उसके बाद में पीरियोडिक टेबल किया था, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी, उसके हमारे पास में 3 लेक्चर है बच्चों। आवर्त सारणी के बाद में फिर हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग किया, रासायनिक बंध, और उसके अंदर हमने 4 लेक्चर किए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन किया हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। रेडॉक्स रिएक्शन के हमारे 2 लेक्चर हुए हैं। जो सेकेंड वाला लेक्चर था, चैप्टर छोटा था लेकिन लास्ट में टाइमिंग की कमी की वजह से थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल में नहीं बता पाया, आप कर लेंगे, डाउट आएगा तो पूछेंगे, ठीक है बच्चों। और फिर आज हम लोगों ने रासायनिक साम्य केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू किया। इस केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने आज रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्रियाकारक क्रियाफल क्या होते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है बच्चों, उनकी शर्त क्या क्या होती है, किस कंडीशन में वो होती हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद में फिर हम लोगों ने इसके बाद में पढ़ा रासायनिक साम्य क्या होता है, रासायनिक साम्य के क्या गुण होते हैं, प्रकृति क्या होती है, ये पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है बच्चों। फिर उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक पढ़े, बाकी कारक हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ओके बच्चों।